डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन उसको जानबूझ के 26 जनवरी 1950 यानी लगभग 2 महीने के डिले के बाद उसको इम्पोज किया। रीज़न मैंने आपको बताया था अपनी क्लासेस में, क्योंकि आप सब लोग शायद एसएसटी में पढ़ चुके हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 लाहौर के तट पे जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रॉमिस किया था कि हम हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन चूंकि हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से मिली और अंग्रेज़ों ने वो डिसाइड किया 15 अगस्त, तो चूंकि हम पिछले लगातार काफ़ी लंबे समय से 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, और इस डेट को यादगार बनाने के लिए, कमेमोरेट बनाने के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 2 महीने के बाद 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान इम्पोज किया, फाइनली लागू हुआ। हमारे देश का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो इंडिया का है। जबकि अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें, सिर्फ 7 आर्टिकल्स में पूरे देश का संविधान खत्म हो जाता है। वही अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां के संविधान में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बरसों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार। जैसे कि सपोज आपके घर में आपकी सिस्टर है, अब उसने कोई पनिशमेंट किया था जब वो 8th में थी, तो वही पनिशमेंट आप जब 8th में आएंगे, आप अगर छोटे हैं तो आपको भी उसी अकॉर्डिंग पनिशमेंट या उसी अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलेगा। तो परंपराओं का सिद्धांत है, उसमें कोई लिखित परंपराएं हैं, कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का लिखित संविधान है। काफी लंबा समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय, लगभग 64 लाख रुपए इस संविधान को लिखने में खर्च हुए। हमारे ऊपर बहुत सारे, खास करके यूरोपीय और अमेरिकन कंट्रीज ने, जिनसे हमें आज़ादी मिली थी, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। वो कह रहे थे कि ऐसे देश को एक संविधान बना के देना जहाँ पे असंख्य जाति के लोग, सैकड़ों रिलीजन्स, हजारों भाषाएं, बोलियां, उनके लिए एक संविधान बनाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमने देखा भी है कि यूरोप में सिर्फ 1 या 2 कम्युनिटी आपस में ही जो है उनके अंदर इतने क्लैशेस आते हैं। फिर इंडिया जहाँ पे इतने रिलीजन, इतनी कास्ट है, इतने कल्चर डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, उनके लिए एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना लगभग विश्व को असंभव सा लग रहा था। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि उस समय हमारे देश का अभी अभी बंटवारा हुआ था। 1947 में हमने लगभग 60 लाख के आसपास माइग्रेंट्स हमारे देश में आए थे, और बहुत भीषण त्रासदी और बंटवारा हमारे देश ने अभी झेला था। और ऐसे में एक देश के लिए संविधान बनाना एक बड़ी चुनौती था। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया। स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स, जिसके अंदर कुछ मुस्लिम लीग के भी सदस्य शामिल थे, वो उसमें इन्वॉल्व थे। देश का विभाजन होने के बाद इसमें 299 मेंबर्स रह गए, यानी कुछ मेंबर्स जो है वो पाकिस्तान चले गए। हमारे साथ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने अमेरिका, ब्रिटिशर्स हमसे कहते हैं आपने इंडियन एक्ट 1935 के लगभग 60% आपने आर्टिकल्स, आपने प्रोविजंस को कॉपी किया। अमेरिका से आपने फंडामेंटल राइट्स लिए, रशिया से आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली, डीपीएसपी आपने जो है आयरलैंड से ले लिया, रशिया से आपने कुछ ले लिया, आपने साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया। तो आपका अपना क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन देशों से, आखिरकार इसमें बुराई क्या है? अगर सामने वाले में कोई अच्छी चीज़ है और हम उस अच्छी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग कॉपी करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? अगर आपके क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी बहुत अच्छी आदत है, डिसिप्लिन की बहुत अच्छी आदत है, आप उसको देख रहे हैं और आपने स्टडी किया है, आपने उसको देखा है कि वो हर चीज़ में बड़ा पंक्चुअल है, तो अगर आपने उसकी उस हैबिट को कॉपी किया तो उसमें गलत क्या? अगर आपने देखा कि कोई बच्चा जो है वो अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, अगर आप उसकी उस हैबिट को कॉपी कर रहे हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसमें गलत क्या? तो भारत ने जो कुछ भी कॉपी किया, हमने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लगभग 20 से ज़्यादा देशों के संविधानों से हमने कुछ ना कुछ लिया। और एक इंटरेस्टिंग बात तो मुझे तब आती है कि 1937 जर्मनी का वाइमर रिपब्लिक, जो कि खत्म हो चुका था, जर्मनी में हिटलर ने एक वाइमर रिपब्लिक को इम्पोज कर रखा था हिटलर से पहले, वो खत्म हो चुका था 1937 में। उसके बावजूद में इंडिया के ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा और उससे हमने जो है अपनी इमरजेंसी पावर्स को लिया। तो हमने हर देश के कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ों को लेने की कोशिश की और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूँ, 1948 में हमारे साथ ही श्रीलंका आज़ाद हुआ था। हमने देखा सिर्फ वहाँ पे एक पूरा का पूरा चैप्टर 10th क्लास में, पहला चैप्टर पावर शेयरिंग है, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ 2 लैंग्वेज, मतलब मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ, सिर्फ 2 लैंग्वेजेस
एक कौन सी थी, एक सिनाला और एक तमिल। सिर्फ दो लैंग्वेजेस को वो संभाल के नहीं रख पाए और लगभग 27 सालों तक उनके देश में 1983 से 2009 तक उनके देश में सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई। LTT, जिसको हम लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम नाम का एक जो टेररिस्ट ग्रुप था वो क्रिएट हो गया। देश के अंदर कितनी भीषण तरीके से वहां पे जो है इकोनॉमी को कोलैप्स आया, किस तरीके से सिविल वॉर चला, ठीक है। और आज भी हमने देखा आज श्रीलंका की क्या हालत है, हम में से किसी से छुपी नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस में लोग रह रहे हैं, प्रेसिडेंट जो है वो देश छोड़ के जा चुका है। हमारे साथ ही आजाद हुआ था पाकिस्तान 1951 से 56 के बीच में। जब से आजाद हुआ 56 तक तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, 56 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना। 51 से 56 के बीच में यानी 6 सालों के इस टेन्योर में 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा अच्छा कोटेशन मुझे याद आता है कि इन 6 सालों में तो हमने 6 अपनी जो कैप्स है उसको चेंज नहीं किया जितनी जल्दी ये लोग अपने प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देते हैं। 1956 में अगर बना भी तो मुश्किल से 2.5 साल वो कॉन्स्टिट्यूशन चला। उसके बाद याहिया खान हो गए, अयूब खान हो गए, परवेज मुशर्रफ हो, कितनी बार वहां पे कूप हुआ। हम सभी जानते हैं आज वहां की हालत क्या है। हमारे साथ ही आजाद हुआ था हमारा एक और देश जिसका नाम बांग्लादेश है। सिचुएशन मुजीबुर रहमान जो 1971 में उसके बाद बने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी उसके बाद मिलिट्री कूप को ले आए। तो एक देश एग्जाम्पल नहीं है, आपके सामने चाइना परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1948 में हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ। चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन जैक मा जो कि अलीबाबा के फाउंडर है 2021 में 3 महीने के लिए इसलिए गायब हो गए क्योंकि उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने कुछ बोल दिया उसके अगेंस्ट, जो चाइना की ऑफिशियल पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अगेंस्ट 2-4 शब्द बोल दिए और इस बात के लिए गवर्नमेंट ने उनको गायब करा दिया। 3 महीने तक चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन गायब रहा। लेकिन आज हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो मन आए आप लीगल तरीके से सिस्टमैटिक वे में आप प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के हर फैसले को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप अपनी बात हर मंच पर रख सकते हैं, लेकिन तरीका जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड और एक मैनरफुल होना चाहिए। इतनी आज़ादी, इतनी बातें बोलने की राइट शायद वर्ल्ड में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन देता हो। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगभग 11 सेशंस लगे, ऑफिशियली 11 सेशन। एक सेशन हमने 24 जैन 1915 को रखा था जिसमें सिर्फ साइन हुए थे हमारे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर, 7 मेंबर्स की एक कमेटी थी जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है काफ़ी स्टडी किया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन उस समय लागू हुआ जब देश में जो है लिटरेसी रेट 18% के आसपास था। हमने पढ़ा है फ्रांस को आज़ादी 1789 में मिल गई, अमेरिका को आज़ादी 1776 में मिल गई, ठीक है। वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्री जो है हमसे पहले आज़ाद हो गए। क्या फ्रांस ने महिलाओं को वोटिंग राइट 1948 यानी 1789 में आज़ाद हुए हैं और 1948 लगभग 150 सालों का स्ट्रगल करना पड़ा विमेंस को वोटिंग राइट पाने के लिए। हमें इस चीज़ को कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इंडिया वो देश है जहां आज़ाद होने से पहले 1919 इंडियन एक्ट 1919 में ही हमारे देश में महिलाओं को राइट मिल गए। हम बड़े लंबे स्ट्रगल से गुजरे हैं। हमने कई बार देखा यूरोप का जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में अगर वोटिंग राइट दिए भी तो किसको, जो 3 दिन के वेजेस के इक्वल टैक्स पे करते हैं। लेकिन इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ इंडिया ने सभी को इक्वल राइट्स दिए, सभी की वोट की वैल्यू एक रखी। ये एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज हम पे ये आरोप लगाते थे और एक तरीके से मजाक बनाते थे कि उस देश जहां पे अभी 18% की लिटरेसी है 1951 में, उस देश जहां पे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, वहां पे क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी लोगों को वोटिंग राइट जो 21 साल से ऊपर है उनको देना सही रहेगा? 21 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय हमारे देश में वोटिंग कास्ट करने की एज जो आर्टिकल 326 हमें देता है वो 21 ईयर। बाद में 61 अमेंडमेंट 1989 के तहत इसको घटा के 18 साल कर दिया गया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे लोग जो भी पढ़ना नहीं जानते हैं, जिनको ये नहीं पता, जो सिर्फ ये देख के वोट कास्ट करते हैं, आज ये जो है कमल का फूल पे लगाना है या हाथ के पंजे पे लगाना है या साइकिल पे लगाना है या किसी भी ऐसे देश में जहां पे लिटरेसी इतनी कम है वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप दे रहे हैं, जबकि वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज ने अपने यहाँ, आप हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हम जानते हैं, लगभग 200 साल लगा दिए हैं। काफी स्ट्रगल के बाद वहां सभी लोगों को वोटिंग राइट मिला। ऐसे में एक देश के लिए इतना बड़ा संविधान, इतना प्रोमिनेंट संविधान लिखना, आज हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह कि एक फेस हमने जरूर देखा इमरजेंसी का, लेकिन उसके अलावा अगर आप देख ले तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली चल रहा है। किसी तरीके का यहाँ पे आज तक किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिला। स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 389 के आसपास आर्टिकल्स थे और आज भी 389 ही है। 465 आर्टिकल्स हो चुके हैं, लेकिन हमने उनको सब आर्टिकल्स में रखा है। सपोज आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने 6 पार्ट कर दिया, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F।
तो हमने अभी भी 389 ही आर्टिकल्स रखे हैं ओरिजिनली, लेकिन उसके अंदर सब आर्टिकल्स हमने डिवाइड उसमें बांट दिया है और आज इंडिया के अंदर 465 से ज्यादा आर्टिकल्स। आज देश के अंदर हमने, इंटरेस्टिंग बात तो मैं जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूं, नेपाल ने अपने आप को, हमारे साथ ही आजाद हुआ था, नेपाल ने अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस राष्ट्र ने 68 ईयर में 7 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। मतलब मैं अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ भी 110 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट वो चीजें होती है, हमने बताया आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशन में समय के अकॉर्डिंग कुछ सुधार करने की बात आती है, तो जैसे हम अपनी कॉपी के ऊपर फ्लूइड लगाते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेस होती है। तो नेपाल ने 7 बार 68 ईयर्स में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। इंडिया ने 110 से ज्यादा अब तक अमेंडमेंट किए हैं। और हमारा देश स्टार्टिंग से ही, जब हमारा देश बना था, तो उसके अंदर सेक्युलरिज्म की फीलिंग्स थी, सेक्युलरिज्म की बात कही गई थी, लेकिन ये बात ऑफिशियल नहीं थी। 1976 42nd अमेंडमेंट सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंदिरा गांधी ने इसमें सेक्युलर वर्ड को इम्पोज किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश है जिसका सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ता है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब अमेरिका में भी सेक्युलरिज्म है, चाइना में भी सेक्युलरिज्म है सो कॉल्ड, लेकिन उनका सेक्युलरिज्म क्या है? जैसे सपोज अगर आप एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपको अपने घर के आगे जागरण करना है या आपको कोई ऐसा कुछ करना है, अपना रिलीजियस फंक्शन करना है, और वो रिलीजियस फंक्शन आपको रोड पे करना है, जो भी कि एक पब्लिक रोड है, तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीसी के पास जाएंगे, वो उनको अपनी रिक्वेस्ट देंगे, और अगर वो देखेंगे कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बेसिकली आपको परमिशन देंगे और उस रूट को डाइवर्स कर देंगे। सेम टू सेम अगर किसी अदर कम्युनिटी के जाएंगे लोग, ठीक है, वो अपनी जो है अपना रिलीजियस कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उनको भी परमिशन देंगे। लेकिन चाइना और अमेरिका ऐसा नहीं करता है, वो कहता है रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, 70 डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए, पब्लिक में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रिलीजन आपका अपना मैटर है, आप पब्लिक किसी को नहीं करेंगे। तो ये निगेटिव सेक्युलरिज्म। तो इंडिया आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा, कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम इसको बखूबी निभा रहे हैं। कहने को तो आज वर्ल्ड के लगभग 190 देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हमने इसके ऊपर पढ़ा है, किस तरीके से चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, जबकि वहां पे ऑप्शन नाम की कोई चीज नहीं है, सिंगल एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चलती है, ठीक है। हम रशिया अपने आप को एक कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन पहले से डिक्लेरेशन हो चुका है कि 2032 तक जो पुतिन है वही उस देश के प्रेसिडेंट बनेंगे। बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज है जो इस चीज को डिक्लेरेशन कहते हैं, लेकिन सही मायनों में अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर कोई लोकतांत्रिक देश है जिसको आज पूरा वर्ल्ड मान भी चुका है, वो है इंडिया। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि इतनी डाइवर्सिटी। यूरोप में तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 रिलीजन मेट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उनको आपस में लेके नहीं चल पा रहा। इंडिया इतने सारे रिलीजन्स का जन्मदाता है, हमारे यहाँ से इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी लैंग्वेज, इतने सारे कल्चर को लेके अगर कोई देश चल रहा है, तो वास्तव में वो संविधान बहुत महान है, वो संविधान बहुत कह सकते हो कि सहनशील है, जिसने इतनी सारी चीज़ों को लेके चला। हमारे यहाँ सबसे बेस्ट प्रोविजन हमने शामिल किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लंबा इसीलिए क्योंकि हमने बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट की भी सारे के सारे जो है वो प्रोविजंस को शामिल किया है, और एक सफलता से साथ आज हम लोगों ने इतना लंबा समय इसमें गुजारा है, और आगे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से काम करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।